आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज आपने कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा पेपर दिया होगा। तो आज हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आपने दिया है उसको हम हल करने जा रहे हैं। और आपका जो पेपर है कैसा गया है, प्यारे विद्यार्थियों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसी हमने तैयारी की थी वैसा ही हमारा पेपर आया है। तो यहाँ हम आ, एक ही वीडियो में पूरे पेपर को नहीं समझा पाएंगे, तो 2-3 पार्ट में करके पूरे पेपर को आपको हल करके मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है अपने पेपर का वो है, देखिए, संख्याओं 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी संख्या 16 और 20 का एचसीएफ होगा, क्या होता है? एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाता है, तो वह संख्या है 4। आप इसको अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो अलग से ऐसे 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करके उनमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनका जो गुणा करते हैं वही हमारा एचसीएफ आता है। देखिए यहाँ 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। यहाँ देखिए 2 का भाग 10 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। आप देख रहे हैं कि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और वो 2 बार आया हुआ है। 2 गुणा 2 कितने हो जाते हैं? 4। तो हमारा राइट ऑप्शन है वो 4 होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या वो होती है, तो यहाँ दशमलव प्रसार के आधार पर संख्या परिमेय है या अपरिमेय है इसका निर्धारण करेंगे। देखिए पहली संख्या 0.5 शांत दशमलव है, तो इसका मतलब जब शांत दशमलव प्रसार हो तो वह संख्या परिमेय होती है। ये अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन 0.5 बार का मतलब 0.555 अनंत तक, तो आवर्ती वाला है दशमलव प्रसार। और कैसी है? समान बार रिपीट हो रहे हैं अंक, इसका मतलब क्या हो रहा है? परिमेय संख्या है ये भी। और 5 दशमलव प्रसार शांत है, तो ये भी संख्या कैसी हो गई? परिमेय। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 0.5326 देखिए दशमलव प्रसार कैसा है? अनावर्ती वाला है और अशांत है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले ऑप्शन में ब है, दूसरे में स है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए ग्राफ y = px के लिए px के शून्यकों की संख्या होगी। यानी ये एक्स एक्स को आप देखिए कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स एक्स को हमारा जो ग्राफ है वह 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक्स के 2 मानों पर प्राप्त हो रहे हैं। तो शून्य कितने होंगे हमारे? 2 शून्य प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान क्या होगा? देखिए यहाँ दे रखा है कि x बराबर 4 है और x माइनस 3y बराबर 19 है। तो आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, ये पहला और ये दूसरा। आपको y का मान बताना है, तो ये x का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 3y बराबर 19 माइनस 3y बराबर, देखो 4 का पक्षांतरण करेंगे तो 19 माइनस 4 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 3y बराबर 19 माइनस 4 करने पर क्या आता है? 15। y बराबर क्या आएगा? 15 बट्टा माइनस के 3। और जब 15 में माइनस के 3 का भाग देंगे तो क्या आता है? माइनस के 5 आता है। तो यहाँ y का मान क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d के n पदों का योग क्या होगा? देखिए ये प्रश्न आपके सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है और n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n-1 d होता है। आपने अच्छे से फॉर्मूले याद किए होंगे तो आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से राइट हुआ होगा। छठा प्रश्न है, देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a का मान 11 है और 10वां पद यानी a 10वां पद आपका 20 है, तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, आपने सीखा था कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l। देखिए, यहाँ पदों की संख्या दे रखी है 10, 10/2। प्रथम पद दे रखा है 11 और अंतिम पद देखिए क्या दे रखा है, 10वां पद 20 दे रखा है, तो यहाँ 20 रख देंगे। देखिए 10 में 2 का भाग 5 बार, 11 और 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31। इस तरह से 31 गुणा 5 कितना हो जाता है, देखो 155 हो जाता है। तो यहाँ हमारे इन 10 पदों का योगफल 155 आएगा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है तथा पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। तो आर का मान जब 58 डिग्री है, आर पी ओ आर आपके दे रखा है 118 डिग्री, तो कौन पी का मान क्या होगा। देखिए, हमें यहां पर देखिए कोण दे रखा है 118, तो इसका जो एक रेखिक युग्म कोण है अंदर वाला वो कितना हो जाएगा, 180 में से 118 घटाएंगे तो 62 डिग्री प्राप्त होगा। अगला देखिए पी क्यू और आर एस समांतर है, तो ये 58 डिग्री है, तो आर क्यू कोण, आर कोण भी कैसा होगा, त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब क्यू का मान भी कितना हो जाएगा, 58 होगा। तो हम पी का जो मान है पी का वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री में से 62 डिग्री और 58 डिग्री घटा देंगे। देखिए 180 माइनस 120 कितने आ जाएंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपने तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 डिग्री प्राप्त होता है पी का मान। अगला प्रश्न है हमारे पास, 8वां प्रश्न, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि वर्त के अंतः बिंदु हो, परिधि पर हो, कोई बाहर बिंदु हो, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्त कोई स्पर्श कर रहे हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि एक वर्त है, वर्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श एक ही बार में खींची जा सकती हैं। तो कितनी खींची जा सकती है, अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ अपना चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9वां, दी गई आकृति में टीपी यानी टीपी है और टी क्यू स्पर्श रेखाएं दे रखी है, जैसा देख रहे हैं आप। केंद्र ओ वाले वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और पी ओ क्यू 125 डिग्री है। तो आप पी टी क्यू का मान बताइए। तो देखिए, हम जानते हैं स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 125 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा। आप यहाँ देखिए कि पी ओ क्यू टी क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ करेंगे, देखिए 90 प्लस 125 प्लस 90 प्लस इस कोण को हम x मान लेते हैं। इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको सरल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 125 और माइनस 180 डिग्री।
देखिए 360 डिग्री में से ये घटाएंगे 5 0 1, 305 डिग्री घटाना है, तो 305 डिग्री जब घटाएंगे तो 5 5 55 डिग्री। तो हमारे पास जो पी टी क्यू कोण है वो 55 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए बिंदुओं 4 -1 तथा -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ ये दो बिंदु है, इसको जोड़ा जा रहा है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये फॉर्मूला है, आपने याद किया होगा। तो यहाँ x1 y1 और ये है बिंदु है x2 y2। तो देखिए यहाँ मान रख रहे हैं, x1 का मान है 4, x2 का मान है -3 बटा 2। सॉरी, यहाँ देखिए x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान हमारे पास 4 है और x2 का मान है -2 बट्टा में 2, कॉमा y1 का मान कितना है -1, y2 का मान है -3 बट्टा 2। जब इसको सरल करेंगे देखो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 बट्टा 2 का मतलब x का निर्देशांक 1 प्राप्त होगा। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 और -1 जोड़ने पर -4, -4 बटा 2 का मतलब हो गया -2। 1 कोमा -2 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है। तो यहाँ हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 कोमा -2 होगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ हमें साइन का मान दे रखा है, कॉस का मान बताना है। तो देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसमें मान लेते हैं ये एक कोण है BC। यहाँ साइन हम जानते हैं लाल बट्टा का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब देखिए इस कोण के न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण होगी। तो ये आपको 4 दे रखी है, ये 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे तो आपकी आधार कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमें कॉस का मान बताना है। तो देखिए कॉस ए लाल बट्टा का से सूत्र हो जाता है आधार बट्टा कर्ण। देखिए आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो 3/5 प्राप्त होता है। कौन से ऑप्शन में है 3/5, देखिए चौथे ऑप्शन में है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, देखिए भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। देखो ये छड़ है और 1 मीटर लंबी है और सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मान लो सूर्य यहाँ है तो प्रकाश ऐसे गिरेगा, तो इसका जो उन्नयन कोण है ये वाला वह 30 डिग्री है। तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, यानी ये कितना लंबा है होगा, ये छाया होगी। तो ये त्रिभुज बन गया ABC। आपको BC की लंबाई बताना है। तो देखिए ये न्यून कोण है 30 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, सॉरी लंब, और ये होती कर्ण और ये होता आधार। तो हमें यहाँ लंब दे रखा है 1 मीटर, आधार ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, लाल बटा का से, लाल बटा का से लंब बटा आधार tan का होता है। तो tan 30 डिग्री। अब इसको सरल कर देंगे, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। लंब कितना है 1, आधार नहीं पता, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है, देखिए साइन 30 1/2 है, बटा कोस √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो आधार बराबर √3 मीटर आ जाएगा। यानी हमारा जो छाया है वह √3 मीटर प्राप्त होगी, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ हमें पहला ऑप्शन राइट करना है। अगला प्रश्न है, देखिए वो है 13वां।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है और उसमें एक लघु त्रिज्यखंड बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसा त्रिभुज है जिसमें 7 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है जिसमें एक त्रिज्यखंड है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 54 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें शेष जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से 54 ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल घटाएंगे। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, क्या करेंगे क्रॉस करेंगे तो गुणा करने पर 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 करने पर क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा। तो पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल है 154 है, उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अर्थात दीर्घ जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ ऑप्शन अपना तीसरा ऑप्शन राइट होगा। 14 प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले, एक गोला है और वो ठोस है और जिसकी त्रिज्या आर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो किसी भी गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ आप कंफ्यूज हुए होंगे, कई विद्यार्थियों ने गलत प्रश्न कर दिया होगा, आयतन नहीं पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय होता है और वक्र संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछा होता कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, और पूछा होता अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छे से आपको याद होगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 एल स्क्वायर, जहां एल क्या है भुजा है, तो यहाँ भुजा दे रखी है 1, तो पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आप कंफ्यूज हुए होंगे, वापस मैं कह रहा हूँ, यहाँ इकाई कई विद्यार्थियों ने इकाई की वजह से गलत कर दिया होगा, 6 से दोनों में है, तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। घन सेंटीमीटर कब आता है, आयतन में आता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। ये हमारे पास एक टेबल दे रखी है और इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। तो देखो 2 की बारंबारता है 8, कहने का मतलब ये 2 8 बार आया हुआ है, ऐसे 2 2 2 2, 4 13 बार आया हुआ है, 6 16 बार आया है, 8 15 बार, 10 8 बार। तो बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, किसकी बारंबारता है 6 की है, 6 16 बार आया है, तो यहाँ बारंबार ज्यादा किसकी है 6 की है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा 6 प्राप्त होगा। कई विद्यार्थियों ने गलती से 16 भी किया होगा, ध्यान रहे कि हमें पूछा है बहुलक, तो यहाँ बारंबारता किसकी ज्यादा है 6 की, तो 6 हमारा बहुलक होगा। तो दूसरा ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न बंटन के मध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो यहाँ हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें चंचयी बारंबारता दे रखी है CF, और हम जानते हैं कि मध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो संचयी बारंबारता होती है यानी प्रेक्षणों की संख्या वो होती है n, यहाँ n है 25, n/2 कितना हो जाएगा 12.5। तो आपको ये बताना है 12.5 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है इसमें। देखिए 12.5 से अधिक संचयी बारंबारता है 18, और 18 का जो वर्ग अंतराल है क्या है 20 से 30, तो ये 20 से 30 हमारा मध्यक वर्ग कहलाएगा। और प्रश्न पूछा गया है मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो इस मध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 20 है और ऊपरी सीमा क्या है 30 है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है देखिए, एक सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का है और उसको उछाला जाता है और चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही घटनाएं हैं, टोटल 2 घटनाएं हैं और उस पर चित आने, चित एक ही है तो 1/2, चित आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होती है, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, इस तरह से हमने
18 जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे उनको देखा है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का मूल मानक रूप है कि दो बराबर वास्तविक मूल हैं यदि, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विविक्त कर कैसा होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हैं तभी हमारे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, और दोनों ही मूल बराबर होते हैं। आपने द्विघाती सूत्र में देखा होगा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। अगर हम इसका मान 0 होगा तभी तो दोनों मूल बराबर आएंगे, यानी एक बार जोड़े चाहे 0 चाहे घटाएं बराबर ही प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यहाँ इस खाली जगह में लिखना था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तभी हमारे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगला जो प्रश्न है दूसरा, समांतर श्रेणी दे रखी है मानक रूप और उसका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताना है। सीधा सीधा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जहां d सार्वंतर है, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, तो ये लिखना था आपको। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। देखो दो समरूप यानी छोटा बड़ा तो हो सकता है, रूप में समान हो, तो उनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ क्या लिखना था, समानुपाती। अगला प्रश्न है एक वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, देखिए ये वर्त है, इस पर कोई बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के, ये त्रिज्या है, जाने वाली त्रिज्या के होती है लंबवत होती है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, त्रिज्या के लंबवत होती है, ये लिखना था। अगला प्रश्न देखिए पांचवा, यह लिखा है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री कोसेक 60 का स्क्वायर करना है। देखिए कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है हमारे पास साइन 60 का उल्टा कर देंगे, कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बट्टा रूट 3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 3 और इसका स्क्वायर करना है, कीजिए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2 बटा रूट 3 का स्क्वायर होता है 4 बटा 3, 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर होता है 1 बटा 3, तो घटाएंगे 4 बटा 3 में से 1 बटा 3 घटाने पर इसका हर समान है 3, 4 माइनस 1, तो क्या प्राप्त होता है 3 बटा 3 अर्थात 1 प्राप्त होता है। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, 1 लिखना था। छठा प्रश्न है असंभव घटना की प्रायिकता, और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करे वाले प्रश्न 6 प्रश्न हल कर दिए हैं। 18 और 6 आपके, ये आपके हो गए 24 नंबर के। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 इस तरह से अनंत, n का मान 1 से रखना है, 1 2 3 अनंत तक। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। कहने का मतलब अगर 4 की घात n है यानी n की जगह 1 रखें तो 4 आता है, 2 रखें तो 4 आता है, 3 रखें तो सॉरी 16 आता है, 3 रखें तो देखो 64 आ रहा है। इनके इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है। यह पूछा कि इकाई का अंक यानी 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो इस प्रश्न को ऐसे करेंगे, देखो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की घात n। अब हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का हो तभी वो उसका इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम ये कहेंगे
कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से करना था। दूसरा प्रश्न कैसे करना था आपको? तो सिंपल एक अभाज्य गुणनखंड करना था, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना था आपको, देखिए इस तरह से करना था। 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 लिखिए, 2 का भाग 72 बार गया, 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो यहाँ लिख लेंगे 144 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 1 2 3 4, 4 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है। ये इस तरह से लिखना था आपको, भाज्य गुणनखंड करना था, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। अगला प्रश्न है, देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट जीरो के शून्यक हो, तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है? सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है द्विघात बहुपद से। यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी अल्फा और बीटा का योगफल आप जानते हैं माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और अल्फा और बीटा का गुणनफल सी बटा ए के बराबर होता है, जहां ए बी सी क्या है? इसके गुणांक है, अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। ये इनके बीच में संबंध होता है, ये लिखना था आपका, तो आपके राइट होता। अगला प्रश्न है चौथा, रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है और इसमें हल करना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इसको हल करना है। देखिए, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, हम विलोपन विधि का यहाँ उपयोग कर रहे हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर प्लस माइनस वाई कट गया, 2x बराबर हो गए 6, तो x बराबर प्राप्त होता है 3। जब x का मान 3 है तो समीकरण 1 में रखें या चाहे 2 में रखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो y का मान प्राप्त होगा 2 और x का मान 3। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ये x का मान 3, y का मान 2 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे 5 5, x का मान 3, y का मान 2 रखने पर माइनस करने पर 1 प्राप्त होता है। इस तरह से रेखिक समीकरण युग्मों के हल भी जांच भी कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद 19 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? यानी ये समांतर श्रेणी है, इसका कह रहा है कि nवा पद, अंतिम वाला पद है वो 19 है, तो n का मान बताना है, पदों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ प्रथम पद 1 है, सार्वंतर आपके क्या है? 3 माइनस 1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, सार्वंतर प्राप्त होता है 2। अब हम nवा पद ज्ञात करने के फॉर्मूले में रखेंगे, ए एन इजिकल टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। एन का मान कितना है? 19 बराबर प्रथम पद है 1, एन का मान नहीं पता है, डी का मान 2 है। अब इसको करेंगे सरल करने पर देखो क्या आता है, अगली स्लाइड में करते हैं। 19 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 गुणा 2, तो 19 1 प्लस 2 एन माइनस 2। तो इसको और सरल करते हैं, 19 1 माइनस 2 है, इसका मतलब उसको क्या लिख सकते हैं? 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? 19 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2n बराबर 20, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा 2, अर्थात n बराबर 10, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तब जो nवा 10वां पद है वो 19 प्राप्त होता है। तो इस तरह से करना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए छठा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे करना है देखिए,
यहाँ आपको दे रखा है कि बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो ये हमारा वर्त है और P से बाहर कोई बिंदु P है, इसका केंद्र बिंदु O है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक है PA और एक है PB। तो आपसे ये कहा गया है कि दो परस्पर रेखाएं हैं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी ये 80 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण POA, POA ये वाला कोण बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये 80 डिग्री है तो ये 40-40 डिग्री में बढ़ जाएगा। ये 90 डिग्री है क्योंकि स्पर्श बिंदु पर इस त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 और 40 कितने होंगे? 130 डिग्री। ये आपको जानते हैं कि त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण 130 है तो तीसरा कोण 180 में से 30 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा? 50 डिग्री। तो कोण POA का मान 50 डिग्री प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। या आपको दूरी का सूत्र लगाना है और सरल करना है। दूरी का सूत्र क्या होता है? जैसे हमारे पास AB बिंदु है तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 कितना है? 7 है, माइनस x1 कितना है? माइनस के 3 है तो मैं सीधा ही प्लस कर देता हूँ। y2 कितना है? 2 है और माइनस y1 कितना है? 4 है। स्क्वायर करेंगे 4 और 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। 10 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गए तो 6 का स्क्वायर। देखो कितने हो जाते हैं यहाँ। हाँ यहाँ देखिए 4 में से 2 गए तो 2, 2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से हमें प्राप्त होता है √104। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी प्राप्त होती है? √104। या हम इसे 100 गुणा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो यही रहेगा, √104 इकाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला जो प्रश्न है 8वां, वह दे रखा है साइन ए सेक ए प्लस सेक साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कॉस ए। यहाँ हमें मान ज्ञात करना है। तो आप चाहें तो इसमें हम जानते हैं कि जो कोसेक ए है उसे हम 1/साइन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो सेक ए है उसे 1/कॉस ए लिख सकते हैं। ये मान इसमें रखेंगे। देखो साइन ए की जगह साइन ए, कोस ए का मान रखेंगे, यहाँ क्या होता है? 1/साइन ए होता है, प्लस सेक ए का मान रखेंगे तो क्या हो जाता है? 1/कॉस ए, और कॉस ए दे रखा है। तो देखो अंश और हर में कॉस ए है, अंश और हर में साइन ए है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस 1 कितना प्राप्त होता है? 2। तो इस प्रश्न का जो मान है वो क्या आएगा? 2 प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है देखिए, वह है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वर्त का चतुर्थांश है, वर्त का चतुर्थांश का मतलब वर्त का चौथा भाग है ये, और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें सारे मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान क्या है? 7 है। त्रिज्या, कोण कितना है? 90 डिग्री क्योंकि चतुर्थांश है, बटा 360 डिग्री। ये 0 से 0 कटा, 9 का भाग 36 में 4 बार, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 2 से काटते हैं, 2 का भाग 22 में 11 बार, 4 में 2 बार, तो क्या प्राप्त होता है? देखिए
11 गुणा 7/2, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं और सरल करने पर 77/2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। तो ये आएगा हमारे इस वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है हमारे पास, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होती है? तो यहाँ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr θ/360 डिग्री। यहाँ देखिए 2 पाई का मान 22/7 होता ही है, 360 डिग्री है, और आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और जो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है वो 60 डिग्री है। तो रखेंगे मान, 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में 6 बार, 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 से 2 कट गया, तो क्या प्राप्त होता है 22 सेंटीमीटर। यानी हमारे जो चाप है उसकी लंबाई कितनी प्राप्त होगी 22 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है 11वां। नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, तो विद्यार्थियों के भार का बहुलक वर्ग बताना है, सिर्फ बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसकी बारंबारता ज्यादा हो। तो विद्यार्थियों की संख्या कहाँ ज्यादा है? सबसे ज्यादा 9 है, तो इसका जो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये यहाँ बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 70, ये होगा बहुलक वर्ग। बस इतना ही लिखना था आंसर में, क्योंकि बहुलक वर्ग ही पूछा है केवल। तो बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या है 9 है, सबसे ज्यादा है, तो वो बहुलक वर्ग होगा 60 से 70 किलो भार के ज्यादातर विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 12वां। किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दी गई एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो प्राप्तांक दे रखे हैं, उसकी बारंबारता दे रखी है, और उसके माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा तब? माध्य कहने का मतलब औसत है एक तरह से, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले एफ आई एक्स आई का गुणा करेंगे, तो यहाँ एफ आई एक्स आई, एक एक का गुणा 1, 2 2 का गुणा 4, 4 3 का गुणा 12, और 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 8, 5 गुणा 1 5। अब इनको जोड़ दो, देखो 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 4 और 5 25, 25 5 30, यानी टोटल जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो 30 प्राप्त होती है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह मान रखेंगे 30, सिग्मा का मतलब योग होता है एफ आई एक्स आई का, और सिग्मा एफ आई कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी 10 का भाग देंगे, सिग्मा एफ आई 10 है, 10 का भाग देने पर प्राप्त होते हैं 3, यानी माध्य जो अंक है वो 3 अंक प्राप्त होते हैं। हाँ, इस तरह से हमने पार्ट ए को देखा है, जिसमें हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न जिसके बहुत छोटे आंसर थे उनको हमने आज के क्लास में देखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो बोर्ड एग्जाम है हो चुका है, तो नेक्स्ट जो जिसका भी एग्जाम है उसकी आप अच्छे से तैयारी करना है, और ज़रूर आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आशा करता हूँ आगे के सभी पेपर आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो निरंतर आप है वो रिवीजन करते रहें अच्छे से। धन्यवाद।